हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो नहीं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन अब से एक नई जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को डिकोड करूँगा। एचटेट जो हाल ही फ़िलहाल में कंडक्ट हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का जब मैंने लेवल देखा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था वो। और मुझे लगा कि यूट्यूब पर ऐसे यूट्यूब चैनल की काफ़ी कमी है जो कि डिटेल में स्टडी को कराते हों। तो इसी कड़ी में मैं आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा जो पहला वीडियो है वो एक क्वेश्चन को लेकर है, जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, क्योंकि मैंने बोला है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो थॉर्नडाइक के बारे में ये क्वेश्चन था और पहले से ही अनुमानित था कि डेफिनेटली इस थ्योरी में से लर्निंग थ्योरी बाय थॉर्नडाइक यहाँ पे से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, आएगा, और वैसे ही हुआ, क्वेश्चन आया। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से एक नयापन लेके आएंगे वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। थॉर्नडाइक जो है इनका पूरा नाम, आप थॉर्नडाइक की पिक्चर देख सकते हैं, पूरा नाम इनका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था और ये अमेरिका से ताल्लुकात रखते थे। कनेक्शनिज़म के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया था और बेसिकली जो लॉज इन्होंने बनाए उन्होंने हमारी हेल्प करी है एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझने में, ठीक है। और इनकी थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम क्लास वाइज जब बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए टीचर तो किस तरीके से इनके लॉज को हम अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा इजी है अप्लाई करना, तो वो भी हम जो है इनकी थ्योरी ने समझने में हमारी हेल्प करी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट, रेडीनेस या फिर जनरलाइजेशन। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो जो है एक दोबारा से रिकॉर्ड हो रही है तो मैं आपको कंप्लीट इनके बारे में फिर से बताऊँगा, ठीक है। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, इन्होंने अपने जो लॉ थे वो दो सेट में दिए थे। सबसे पहले को हम बोलेंगे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब ये इनके मेन लॉ थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाई रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, तत्परता का नियम क्या होता है। देखो ये जो थ्योरी है वो है लर्निंग थ्योरी में आती है। मतलब जब कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई हम सीखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी लर्निंग है, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली 3 पॉइंट अपने बताए, 3 नियम इन्होंने बताए। सबसे पहला नियम है लर्निंग को लेके, अधिगम को लेके, वो है तत्परता का नियम, या फिर इंग्लिश में कहें लॉ ऑफ रेडीनेस। यहाँ पे देखो रेडीनेस का क्या मतलब है, तैयारी, ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम टीचर हैं तो जो एग्ज़ाम्पल हमें लेना है वो बच्चे को ऊपर ही लेना है, तो वो समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, अगर बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार है, रेडी है। अब तैयारी मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। मान लो एक बच्चे को चोट लगी हुई है, उसको दर्द हो रहा है, आप उसको मैथमेटिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर, वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो मेंटली, इमोशनली वीक है, उसको पेन हो रहा है, वो बच्चा जो है तैयार नहीं है। आप उसको कितना भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो तैयार नहीं है, उसको पेन फील हो रहा है, बार बार उसका जो ध्यान है वो उसके पेन पे जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि कोई बच्चा सपोज़ करें 6th क्लास का है, और मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है आप लोगों को, 6th क्लास का बच्चा जो है वो 12th क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कॉग्निटिवली या इंटेलेक्चुअली इतना जो है डेवलप नहीं हो पाया है। तो कोई भी इंसान किसी चीज़ को सीखता है तब जब वो तैयार हो पूरी तरह से, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड लॉ इन्होंने दिया है वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास का नियम। हिंदी में इसको कहेंगे प्रयास का नियम। कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को सीखता है, अच्छे से सीखेगा कब? जब वो प्रैक्टिस करेगा, प्रयास करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने प्राइमरी लॉज काफ़ी बार पढ़े हैं, लेकिन जब जब आप पढ़ते हो तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, हमेशा जब आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, दोबारा से पढ़ोगे और तीसरी बार पढ़ोगे तो डिफरेंस नज़र आएगा आपको। फोर्थ टाइम्स जब आप स्टडी करोगे तो डिफरेंस नज़र आएगा आपको। तो जब जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन जब हमने कर लिया है तो उस क्वेश्चन के बेस पे हमने, उस फॉर्मूले के बेस पे हमने 4-5 क्वेश्चन और सोल्व करने हैं। ठीक है, बार बार किसी चीज़ को अगर हमने पढ़ा और हमें याद नहीं हो पा रहा है तो हम उसको दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, रिवाइज़ करें। उसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्ट, प्रभाव का नियम। अब किसी चीज़ को हमने किया, किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बार बार करेंगे अगर उसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर किसी चीज़ का प्रभाव, कोई चीज़ हमने सीखी और उसका प्रभाव नेगेटिवली हमारे ऊपर पड़ा, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था आपको, जब मैं फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा था लेक्चर यूट्यूब चैनल पर, टेट्स गुरु चैनल पर आपको मिल जाएगा वो, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैंने लिया था, रेस्टोरेंट का, कि कोई, जैसे मान लो आप कहीं गए, आपने खाना ऑर्डर किया, कोई नई प्रकार की डिश आपने ऑर्डर की और वो जब आपने उस डिश को खाया तो आपको अच्छा फील नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, तो जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो गया। मतलब उस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर गलत पड़ा। अब उसको दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, नहीं खाओगे। तो इफ़ेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो बच्चों, जो ये 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जो हैं ये प्राइमरी लॉज में आते हैं, मतलब मेन लॉज थे ये। ठीक है, अब कुछ सालों पहले की अगर बात करें तो एचटेट पे प्राइमरी लॉज से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है चेंज हो गया है। अब जो इसके सेकंड सेट है, यानी कि सब ऑर्डिनेट लॉज हैं, जिसको आप सेकेंडरी लॉज भी कह सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखें एचटेट के, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग हम समझते हैं। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग को हम सब ऑर्डिनेट लॉज भी कहते हैं। याद रखना, इसको हम सब ऑर्डिनेट लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट लॉज। ठीक है, अब ये आपके 6-7 हैं, तो इसको मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। सबसे पहला है दोस्तों लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो बिगिनिंग में या फिर एंड में अगर इम्प्रेशन सही पड़ा है तो हमें वही चीज़ याद रहती है। ठीक है, प्राइमेसी। अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ हमने कोई चीज़ स्टार्ट करी और हमने ख़त्म कर दी वो चीज़, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही हमें जर्नली याद रहता है, या फिर लास्ट इम्प्रेशन बीच में क्या हुआ वो ज़्यादातर हमें याद नहीं रहता। इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी। समझ में आ गया आपको? बिगिनिंग की जो चीज़ें होती हैं वो हमें याद रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, वो है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी क्या है? रिसेंसी मतलब रिसेंटली मतलब अभी करंटली में क्या हुआ था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, आज आप रिवाइज़ करोगे। इस नियम के तहत थॉर्नडाइक ने ये बताया कि रिसेंटली जो चीज़ हमारे साथ घटित होती हैं वो हमें जर्नली याद रहती है फॉर अ मोमेंट नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दिन तक वो हमें याद रहेंगी। इस वजह से रिवीजन का कॉन्सेप्ट आया।
कि कल हमारा एग्ज़ाम है तो आज हम रिवाइज़ करेंगे। रिसेंटली जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो अगले दिन तक भी हमें कुछ % तक याद होती हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ रिसेंसी। जितनी बार हम रिवाइज़ करेंगे उतनी ही बार हमें वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अब जो स्टिमुलस है मतलब उद्दीपक, जैसे पैवलो का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। वहाँ पे पैवलो एक बिल्ली को जो है एक बिल्ली की कंडीशनिंग कर रहे हैं और बिल्ली को खाना दिखाया हुआ है, ठीक है। जो खाना है वो उद्दीपक है। अब हमारी सफलता किसी भी कार्य में इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्र है, कि उस चीज़ को देख के जो है हम अपनी प्रैक्टिस करते रहें और फाइनली सक्सेसफुल हो जाएं। अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी ही कम होगी तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि भाई अगर हमें सपोज़ करें कि पढ़ना ही नहीं है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम है हमारा, +2 के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है लेकिन हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, तो हम जो है अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टिमुलस है वो उसके अंदर इंटेंसिटी ही नहीं है, हम इंटेंसिटी फील ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है कि किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो इस जर्नी में हमने कितने रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है, कितनी बार हमने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। तो जितनी बार हम रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टार्टिंग में गलतियां होंगी लेकिन धीरे धीरे हम अपनी गलतियों को रिमूव करते जाएंगे और चीज़ों को सीखते जाएंगे। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। हमें अपने रिस्पॉन्स को मल्टीपल रखना ही रखना है। अगर कोई चीज़ कोई टीचर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है और आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, आपने सिंगल टाइम भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो वो चीज़ आप नहीं सीख सकते। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। मतलब किसी चीज़ को सीखने में आपका एटीट्यूड ही नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ मेरे चैनल पर ये बच्चे इन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और इन बच्चों की मुझे हेल्प करनी है, हालांकि बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा जो एटीट्यूड है वो ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से मैं रोज़ डेली जो है वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो वो है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड ही नहीं है तो फिर कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी में है कि किसी भी चीज़ में सपोज़ करो पहले आपके साथ कोई चीज़ इंसिडेंट हुई, घटित हुई और उसमें आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, और जब सेकेंडली टाइम ऐसी मिलती जुलती कंडीशन में फिर से आओगे तो आप पुरानी घटित हुई चीज़ों को एक्सपीरियंस के बेस पे नई कंडीशन में अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो। मतलब पुराना एक्सपीरियंस आपके डेफिनेटली काम आएगा। ये जो एनालॉजी आप लगाते हो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है। मतलब पहले सीखी हुई चीज़ों को अगर आप दोबारा जो है पुरानी कंडीशन के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर आप नई कंडीशन में अपने आप को जस्टिफाई करते हो या सर्वाइव करते हो, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो इवान पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था, जो जहाँ पे उन्होंने कंडीशनिंग सेट की थी बिल्ली पर, बिल्ली को खाना दिखा के उन्होंने कंडीशनिंग सेट की, SR बॉन्ड सेट कर दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड सेट हो गया। जब भी अब खाना दिखेगा बिल्ली के मुंह से लार निकलेगी। तो यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुकी है। अब इस कंडीशनिंग के बेस पे अगर आप इस लर्निंग के बेस पे कोई दूसरी चीज़ें कराने में भी अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई बिल्ली है और बिल्ली
नोट आपके सामने, मतलब उस एक्सपेरिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की बात। वहाँ पे जो है बिल्ली ने देखा कि भाई हाँ खाना उसके सामने है, तो बिल्ली के मुंह से लार निकल गई। अब उसी के बेस पे अगर सपोज़ करो खाना जो है आपने ऊपर रख दिया, खाना जो है आपने ऊपर रख दिया और बिल्ली को कह दिया स्टैंड अप, तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे स्टैंड अप के नाम पे, क्योंकि बिल्ली जो है जैसे ही खाना ऊपर गया तो उस खाने को कैच करने के लिए उठेगी, तो बिल्ली को धीरे धीरे यहाँ पे खड़ा होना भी सिखाया जा रहा है। पहले सेट हुआ था उसका एसआर बॉन्ड खाने के साथ, खाना यहाँ पे उद्दीपक था, तो बिल्ली की यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुकी थी, लेकिन इसी कंडीशनिंग के बेस पे यहाँ पे दूसरी लर्निंग भी बिल्ली को कराई जा रही है। अब जैसे ही आप स्टैंड अप कहोगे तो बिल्ली वहाँ पे खड़ा होना सीख जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। एंड आज का लास्ट लॉ है हमारे लिए लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल मतलब आधी, कम और एक्टिविटी। मतलब अगर किसी बच्चे को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको अगर एक साथ सिखाओगे तो वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाओ। जैसे मान लो अगर आप एक चैप्टर है और आपने वो चैप्टर जो है एक दिन ही जाके क्लास में करा दिया तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अगर उस चैप्टर के 2 टॉपिक 3 टॉपिक अगर आपने एक सेशन में कराएं, फिर नेक्स्ट डे आके फिर कराएं, 2-3 दिन चैप्टर में आपने वो चीज़ें करा के और ख़त्म की तो बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन अगर एक ही दिन करा दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे चीज़ों को हम होल नहीं सीखते, टुकड़ों में सीखते हैं, ठीक है। तो पार्शियल एक्टिविटी का लॉ इन्होंने बताया, ठीक है, कि टुकड़ों में डिकोड कर करके बच्चों को सिखाओ, बच्चे सीखेंगे। तो ये है दोस्तों लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी उन्होंने दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट भी उन्होंने दिया, लॉ ऑफ रेडीनेस भी उन्होंने दिया, लेकिन लॉ ऑफ जनरलाइजेशन इन्होंने नहीं दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लॉ ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, E.L. थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉज दिए थे। प्राइमरी लॉज 3 प्रकार के होते हैं, रेडीनेस, प्रैक्टिस एंड इफेक्ट। और उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट लॉ दिए थे। सबऑर्डिनेट आपके जो हैं अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 8 कराए हैं। ये जो हैं आपके ये सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में आते हैं, जिसको हम सबऑर्डिनेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज ये मैंने एक वीडियो सेशन आपका लिया था, और अब से जितने भी वीडियो सेशन आएंगे वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएंगे, जिसके तहत मैं पूरी साइकोलॉजी को कवर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं एक सिंगल पॉइंट भी ना छोड़ूं साइकोलॉजी के अंदर, और आपके लिए ये जो चैनल है एक रामबाण बन जाए, ठीक है। जब भी आपका कोई TET एग्ज़ाम हो इस चैनल को आप देखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बताइएगा ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।